कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, सीआईडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। कार्डियक डिसऑर्डर या हार्ट डिजीज ब्रीफली हम लोग रिवाइज करेंगे। देखो एक तरीके से मान लो, सबसे पहले बात करें हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहेंगे? हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर is known as hypertension. It is also known as silent killer disease. Silent killer disease in adult. और अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें, इन्फेंट में साइलेंट किलर डिजीज कौन सी होती है? इन्फेंट के अंदर हाइपोथर्मिया। अगर इन्फेंट की बात करें तो हाइपोथर्मिया इज द साइलेंट किलर डिजीज, और एडल्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे हाइपरटेंशन इज द साइलेंट किलर डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर कितना? देखो हाई ब्लड प्रेशर आपके पास में हाइपरटेंशन आप कब कहोगे? हाइपरटेंशन, या इसको आप HTN से भी लिखते हो, जब आपकी सिस्टोलिक बीपी जो है मोर देन 140 mmHg हो जाए, और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 90 mmHg हो जाए, तो आप कहोगे हाइपरटेंशन। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की। देखो तीन बातें यहाँ पे पढ़ेंगे हम हाइपरटेंशन के अंदर। सबसे पहले एक तो पढ़ेंगे लेवल ऑफ बीपी। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। और एक पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहले बात करें लेवल ऑफ बीपी की। लेवल ऑफ बीपी तो आपको बता दें, देखो यहाँ पे नॉर्मल बीपी कितनी होती है आपके पास में? 120/80। 120/80 क्लियर माइंड के अंदर आपके। अब यहाँ पे देखो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो लेवल ऑफ बीपी को, एक तो आपके पास में ऑप्टिमल बीपी, एक नॉर्मल, और एक आपके पास में हाई नॉर्मल। ये लेवल है। ऑप्टिमल बीपी जब आपकी डायस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक जो है 120 से कम हो और डायस्टोलिक 80 से कम हो, दिस इज नोन एज ऑप्टिमल। नॉर्मल की बात करें, जब आपकी सिस्टोलिक 130 से कम हो और डायस्टोलिक 85 से कम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। हाई बीपी, हाई नॉर्मल देखो इसको हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे इन तीनों चीज़ों को ना। हाई नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है लेकिन हाई है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 130 से लेके 139 अगर आपका सिस्टोलिक है तो नॉर्मल है, और 85 से लेके 89 तक भी आपका डायस्टोलिक नॉर्मल है। तो ये लेवल ऑफ बीपी है, ऑप्टिमल, नॉर्मल और हाई नॉर्मल। इन कंडीशन में हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे इन चीज़ों को। जैसे मान के चलो किसी की बीपी 130 से 139 तक है, तो ये क्या किस में आएगा? आपके हाई नॉर्मल बीपी के अंदर। दिस इज नॉट ए हाइपरटेंशन। अगली बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन की। स्टेज
ऑफ हाइपरटेंशन। देखो 3 स्टेज होती है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 स्टेज। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपके पास में हाइपरटेंशन कहाँ से लेके कहा था, 140 से लेके सिस्टोलिक जो है 140 से लेके 159, 140 टू 159, ये किस में आता है आपके फर्स्ट स्टेज के अंदर। और इस टाइम पे जो है डायस्टोलिक कितनी होगी, डायस्टोलिक 90 से लेके 99 तक। अगर किसी की बीपी के जो सिस्टोलिक जो है 159 है और डायस्टोलिक 99 है तो वो किस में आएगा, स्टेज फर्स्ट के अंदर। स्टेज सेकंड आपके पास में बीपी में जो है सिस्टोलिक 160 से लेके 179, अगर सिस्टोलिक 160 से लेके 179 है और डायस्टोलिक 100 से लेके 109 के बीच में है तो वो आपके पास में सेकंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में आएगा। थर्ड आपके पास में अगर मोर देन 180 है, मोर देन 180 mmHg बीपी है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है मोर देन 110 है, तो इस कंडीशन के अंदर वो पेशेंट किस में आएगा, थर्ड स्टेज ऑफ द बीपी के अंदर, थर्ड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन या थर्ड स्टेज ऑफ बीपी के अंदर, है ना भाई, बात समझ में। उसके बाद बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, है ना। सबसे पहला प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन कब होगे, जब जो बीपी है ना 120 से लेके 140 के बीच में सिस्टोलिक है और 80 से लेके 90 के बीच में डायस्टोलिक है, तो इसको कहेंगे प्री हाइपरटेंशन। सेकंड प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो है लेकिन अननोन कोज है ना, अननोन कोज, किसी अननोन कोज की वजह से हाइपरटेंशन है। और इस प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन ही बोलते हैं। किसी किसी पर्सन के अंदर बीपी नॉर्मली बढ़ी हुई रहती है, वो किस में आती है, प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर। और इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन का दूसरा नाम क्या है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। थर्ड आपके पास में सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन HTN। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसे कहेंगे, द हाइपरटेंशन ड्यू टू सम नॉन कोज। जब हाइपरटेंशन जो है किसी नॉन कोज की वजह से हो, नॉन कोज का मतलब किसी बीमारी की वजह से, प्रीएक्लेम्सिया, रीनल डिसऑर्डर, प्रीएक्लेम्सिया, रीनल डिसऑर्डर, CAD, हाइपरथायराइडिज्म या अगर नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, ओरल पिल्स, स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट, तो इन सब की वजह से अगर कोई नॉन कोज है, अगर कोई नॉन कोज है तो उस कंडीशन के अंदर जो हाइपरटेंशन होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्लियर। उसके बाद देखो फोर्थ टाइप बिनाइन हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, दो नाम है आपके पास में, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन हाइपरटेंशन किसे कहेंगे, देखो आपके पास में सबसे पहले बात करते हैं बिनाइन की। जिससे बिनाइन ट्यूमर थी वैसे नाम दे दिया बिनाइन हाइपरटेंशन। जब देखो सिस्टोलिक जो है 200 से कम हो, आई बात समझ में, और डायस्टोलिक कितनी हो, 100 से कम, दिस इज नोन एज बिनाइन हाइपरटेंशन। इसमें जो है वाइटल ऑर्गन डैमेज ना हो, जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर डैमेज ना हो, वाइटल ऑर्गन नॉट डैमेज। जबकि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन किसे कहेंगे, जिसके अंदर जो है वाइटल ऑर्गन जो है डैमेज हो जाएंगे। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन आपके पास में यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो बीपी होगा 200 से ऊपर रहेगा ना,
सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक भी किससे ऊपर, 100 से ऊपर। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, देखो जो वाइटल ऑर्गन है, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, ये डैमेज हो सकते हैं, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और इस टाइप के हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। आई बात समझ में? अगर अप्रोक्सीमेट अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर, देखो इसको तो ये तो मैंने रेंडमली बताया, अप्रोक्सीमेट अगर पूछा जाए कि मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में बीपी कितनी हो जाती है, तो सिस्टोलिक रहेगा 220 और डायस्टोलिक रहेगा 120। जब सिस्टोलिक 220 हो जाए, सिस्टोलिक 220 और डायस्टोलिक 120 हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, MSTN, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। आई बात समझ में? उसके बाद बात करते हैं हम, एक और है लेबाइल हाइपरटेंशन, टाइप 5वां, लेबाइल हाइपरटेंशन। लेबाइल हाइपरटेंशन में क्या होता है, द पेशेंट इज हाइपरटेंशन एट वन टाइम एंड नॉर्मल टेंशन एट अनदर टाइम। मतलब कुछ टाइम के लिए तो पेशेंट की बीपी बढ़ जाएगी और कुछ टाइम के लिए नॉर्मल बीपी रहेगी। इस टाइप के हाइपरटेंशन को क्या बोलेंगे, लेबाइल हाइपरटेंशन। आई बात समझ में? 7वें नंबर का आपके पास में 6 नंबर का व्हाइट कोट, ध्यान से समझेंगे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। द पेशेंट बीपी इज हाई व्हेन मेजर्ड बाय ए प्रोफेशनल, बट अगर डॉक्टर की वजह से, देखो सुन ध्यान से, जब बीपी डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ के द्वारा मेजर की जाती है तो उसकी बीपी आएगी हाई, और जब वही बीपी उसके घर पे रिकॉर्ड की जाती है तो उसकी बीपी क्या आती है, लो। मतलब वो सफ़ेद कोट के डर की वजह से, जो सफ़ेद कोट है उसके डर की वजह से या डॉक्टर से नर्सेस के डर की वजह से उसकी बीपी बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। बीपी हाई व्हेन मेजर्ड बाय डॉक्टर, और नॉर्मल जब डॉक्टर मेजर करता है तो हाई आएगी, और घर पे अगर मेजर करेंगे हम लोग, घर पे नापेंगे, किसी अनप्रोफेशनल बंदा नापेगा उसकी बीपी को, तो क्या रहेगा, बीपी नॉर्मल। नॉर्मल व्हेन मेजर्ड एट होम, घर पे बीपी नापे तो नॉर्मल, हॉस्पिटल में नापे तो बढ़ेगी। तो इस टाइप के हाइपरटेंशन को क्या कहेंगे हम लोग, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, देखो हाइपरटेंशन की तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं हाइपरटेंशन में, हेडेक, हेडेक और वर्टिगो और पाल्पिटेशन, नोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन है ना, एपिडेक्सिस भी हो सकता है। एपिडेक्सिस का मतलब नोज ब्लीडिंग, नाक से ब्लड आना भी स्टार्ट हो सकता है, नोज ब्लीडिंग। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। बात करते हैं, देखो मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सबसे पहला लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट सोडियम, लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट। अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे ना, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें हम लोग, मतलब कौन कौन से ड्रग्स देंगे, जो ड्रग्स हाइपरटेंशन में दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, देखो एंटी हाइपरटेंसिव में
आपके पास में सबसे ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है हाइपरटेंशन की, वो डायबिटिक है ना, जैसे लेसिक्स, आई बात समझ में, स्पाइरोनोलेक्टोन। डायबिटीज इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइपरटेंशन, सबसे पहली चीज। सेकंड, बीटा ब्लॉकर देंगे, एटेनोलोल, आई बात समझ में, जिनके पीछे लोल लगा है, टिमोलोल, जिनके पीछे लोल लगा है और दे जाता बीटा ब्लॉकर। एससी इनहिबिटर, फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिनके आगे प्रिल लगा है, एसिनोप्रिल, रेमेप्रिल, ये सब किस में आते हैं आपके पास में, एससी इनहिबिटर में। ये ध्यान रखें, एससी इनहिबिटर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं दी जाती। आई बात समझ लो। तो ये तो थी हमारे पास में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सीएडी। सीएडी की फुल फॉर्म कोरोनरी आर्टरी डिजीज। 3 डिजीज का देखो कॉम्बिनेशन है ये, कोरोनरी आर्टरी डिजीज 3 डिजीज का कॉम्बिनेशन है। एक तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एक एंजाइना पेक्टोरिस, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एक आपके पास में एंजाइना पेक्टोरिस, एक आपके पास है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तीनों डिजीज को इनक्लूड रूप पे या तीनों डिजीज को मिलाकर एक नाम दिया गया है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। 3 डिजीज कौन कौन सी, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आई बात समझ में। सबसे पहले बात करते हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की। एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है इट इज एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ लिपिड और फैट सबस्टेंस इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर या तो फैट जमा होता है या लिपिड, फैट एंड लिपिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। ये ब्लड सप्लाई में क्या रुकावट पैदा कर देता है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो अब ये कोरोनरी क्यों नाम दिए गए, ये जो यहाँ पर जो लिपिड जो बना है ये टफ हो जाता है, और टफ होने की वजह से इसको क्या नाम देते हैं, स्क्लेरोसिस। आई बात समझ में। और लिपिड की वजह से बना है इसलिए इसका नाम देंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, देखो 2 वर्ड होते हैं तुम्हारे पास में, याद रखेंगे। एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस दोनों डिफरेंस है। दोनों में क्या फर्क है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब किसी भी आर्टरी के अंदर फैट जमा हो जाना, फैट या लिपिड जमा हो जाना। और आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब जो आर्टरी की जो दीवार है, वॉल ऑफ आर्टरी, उसका टाइट हो जाना, मतलब उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाना। डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरी इज नोन एज
Decreased elasticity of the artery is known as arteriosclerosis. Accumulation of the fat and lipid in the artery is known as atherosclerosis. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज, सबसे ज़्यादा होने वाली, ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इज द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इज द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। आगे बात समझ में, मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इज द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब समझेंगे पहले, आर्टरी के अंदर फैट और लिपिड जमा हो जाना। मोस्टली कौन सी आर्टरी में जमा होता है, यहाँ पे देखो कोरोनरी आर्टरी में। ये हार्ट है, हार्ट के अंदर आपको पता है यहाँ से आपके पास में एरोटा जाती है, ये असेंडिंग एरोटा से एक आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट सप्लाई टू द ब्लड। हार्ट सप्लाई करती है ब्लड को। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर ही कोई रुकावट आ जाएगी तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। और मोस्टली कौन सी जगह पे देखो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई किसको चाहिए, मायोकार्डियम को। अगर मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई कम हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, देखो इधर देखो, सामने देखेंगे, ये आपकी कोरोनरी आर्टरी, किसको ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को, जिसकी वजह से हार्ट क्या नॉर्मली फंक्शन करता है। अब इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या जम गया, लिपिड या फैट, इसको आप क्या कहोगे, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। और कौन से टाइप का एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में जमा है। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, बीच में ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो वहाँ पे क्या होगा, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास में, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। आई बात समझ में, जिसकी वजह से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, पेन। कहीं पर भी पेन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होने लगता है, ऑक्सीजन की एब्सेंसी के अंदर रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड पेन करता है, जैसे पेन होगा आप उसको क्या कहोगे, एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। आई बात समझ में। और अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा कम हो जाए, ज़्यादा अगर लिपिड और फैट्स इतना जम गया कि बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कोरोनरी आर्टरी को, ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो गई, तो उस कंडीशन में जो है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को बिल्कुल ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियम में क्या होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होने लगा, नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस लार्ज पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के लार्ज पार्ट पे नेक्रोसिस होने लगेगा, जिसको बोलेंगे इन्फ्राक्शन। क्या बोलेंगे, इन्फ्राक्शन। और मायोकार्डियल में इन्फ्राक्शन होना क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो तीनों जो डिजीज है एक दूसरे से कनेक्टेड, तीनों डिजीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब, अगर आपको देखो मायोकार्डियम इन्फ्राक्शन से बचना है तो किससे बचना चाहिए, एथेरोस्क्लेरोसिस से। और एथेरोस्क्लेरोसिस से बचना है तो किससे बचना है, लिपिड एंड फैट से। आई बात समझ में। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अलग चीज़ है और एथेरोस्क्लेरोसिस अलग चीज़ है। क्लियर है, क्लियर है हमेशा। तो देखो अब एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे बात चल रही थी एथेरोस्क्लेरोसिस की। इसमें क्या होता है, देखो ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाता है, लिपिड बढ़ जाता है। आई बात समझ में।
क्लियर है। अब आपके पास में जो है ना, या फिर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है ना, आपके पास में दो टाइप में मेनली कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एचडीएल और एलडीएल। एचडीएल का लेवल जो है आपके पास में 30 से 70 होना चाहिए, जबकि एलडीएल जो है आपके पास में 70 से, सॉरी, एचडीएल एंड एलडीएल, एचडीएल का कितना 30 से 70 mg/dl, और जबकि एलडीएल का कितना आपके पास में 70 से 140, कहने का मतलब 140 से कम होना चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 से 199, मतलब लेस देन 200, 200 से कम होना चाहिए। अब जब एलडीएल बढ़ जाएगा आपके मोर देन 140 हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल जो है मोर देन 200 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होने के चांसेस होंगे आपके पास में, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस वाले मरीज में दोनों बढ़िया मिलते हैं, एलडीएल एंड आपके पास में कोलेस्ट्रॉल। 200 से ज़्यादा मिलेगा कोलेस्ट्रॉल भी, और एलडीएल भी जो है आपके मोर देन 140 मिलेगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस वाले मरीज को ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो लिपिड पिघल जाए। आई बात समझ, जैसे कि आपके पास में लोवेस्टेटिन, प्रोवेस्टिन, एटोवेस्टिन सुना होगा आप लोगों ने, जो कि क्या करती है, एथेरोस्क्लेरोसिस में ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जो लिपिड का लाइसिस करती है ना, लिपिड को तोड़ने का काम करती है, जैसे लोवेस्टेटिन, एटोवेस्टिन, एटोवेस्टिन, प्रोवेस्टेटिन, ये सब क्या करते हैं, लिपिड को तोड़ने का काम करती है। आई बात समझ में। और डाइट में क्या देंगे, अगर कोई एथेरोस्क्लेरोसिस का मरीज है तो डाइट के अंदर फैट और लिपिड दोनों बंद है ना, लिपिड फैट दोनों बंद। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, देखो एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके बाद बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, देखो पेक्टोरिस पेक्टोरल मसल्स से बना है, कहाँ पे पाई जाती है, चेस्ट पे। ये देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, सडन पेन, सडन पेन, अचानक से पेन होने लगता है, कहाँ पे, चेस्ट में। अचानक चेस्ट पेन होता है ना, या प्रेशर फील होता है, कहाँ पर, इसकी जो लोकेशन कहाँ पर होती है, ऑन एंटीरियर चेस्ट, चेस्ट के सामने वाले पार्ट में, यहाँ पे एंटीरियर चेस्ट। कहने का मतलब होता क्या है, सब एक्सटर्नल पेन, स्टर्नम के आसपास सब एक्सटर्नल पेन होता है ना, स्टर्नम के आसपास पेन होता है। क्यों होता है, इसका कारण मैंने बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो है कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो है लिपिड वगैरह जम जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होती, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, और हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया की वजह से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, पेन होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से पेन। क्लियर है। अब देखो आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, या एंजाइना के कितने टाइप्स होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। टाइप्स में से टाइप्स ऑफ एंजाइना, सबसे पहला स्टेबल, स्टेबल या एक्सट्रेशनल,
एक्सट्रेशनल एंजाइना, इसको क्लासिकल एंजाइना भी कहते हैं, ध्यान रखना, क्लासिकल एंजाइना। ये कब होता है देखो, एंजाइना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब कोई एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे चेस्ट पेन होने लगता है, और जैसे रेस्ट करते हैं ना, चेस्ट पेन जो है रिजोल्व हो जाता है। जैसे क्या करते हैं रेस्ट, या तो रेस्ट से क्या हो जाए रिजोल्व, और साथ में अगर नाइट्रोग्लिसरीन भी दे दें तो अच्छा है, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन ना। तो स्टेबल एक्सट्रेशनल और क्लासिकल एंजाइना वो चेस्ट पेन होता है जो कि एक्सरसाइज के टाइम होता है और रेस्ट करने पर खत्म हो जाता है, उसको स्टेबल एंजाइना, एक्सट्रेशनल एंजाइना या क्लासिकल एंजाइना कहते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप देखिए अनस्टेबल एंजाइना, जस्ट उसका अपोजिट है, अनस्टेबल एंजाइना। इसमें क्या होता है देखो, चेस्ट पेन अगर एनी टाइम कभी भी हो जाता है, चेस्ट पेन अकर एनी टाइम और नॉट रिलीव नहीं होता बाई रेस्ट एंड नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की आप टेबलेट दे दो और रेस्ट दे दो तब भी ये सही नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबल एंजाइना। आई बात समझ में। उसके बाद आपके पास में तीसरा वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो, वेरिएंट एंजाइना आल्सो कॉल्ड प्रिंसमेटल एंजाइना भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना। किस, देखो वेरिएंट एंजाइना का दूसरा नाम बहुत बार पूछा गया है, प्रिंसमेटल एंजाइना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि वेरिएंट एंजाइना का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसमेटल एंजाइना भी इसको हम लोग कहते हैं, वासोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं इसको। पेन एट रेस्ट विच रिवर्सिबल, आई पास में कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने की वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी में क्या होने की वजह से, स्पाज्म होने की वजह से, इसलिए इसको स्पाज्मोटिक सॉरी एंजाइना भी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने की वजह से, और ये एकदम से होता है और अपने आप ही रिजोल्व हो जाता है, इसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। चौथा आपके पास में साइलेंट एंजाइना, The clinical reports show the sign of the ischemia but symptoms of chest pain does not occur। इसके अंदर चेस्ट पेन नहीं होता। फिर कैसे पता लगता है कि एंजाइन हो गया, चेस्ट पेन एब्सेंट, इसके अंदर चेस्ट पेन नहीं होता, ईसीजी से पता लगता है, ईसीजी से पता लगता है कि क्या हुआ था, इस्कीमिया। क्योंकि दर्द किसकी वजह से होता है, इस्कीमिया की वजह से। कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और टिश्यू हाइपोक्सिया होने लगता है, जिसको लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन। ईसीजी से पता चलता है, इसमें ईसीजी से पता चलता है। अब देखो एंजाइना के अंदर किस तरीके से ईसीजी से पता चलता है कि एंजाइना में जो है, ये ध्यान रखेंगे, इस्कीमिया की वजह से, इस्कीमिया की वजह से जब आप ईसीजी को देखोगे तो एसटी सेगमेंट जो है एलिवेटेड मिलेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। इस्कीमिया की वजह से एसटी सेगमेंट क्या मिलेगा, एलिवेटेड। आपने पढ़ा था पी क्यू आर एस टी, ये पी, ये क्यू आर एस, और ये जो एस टी सेगमेंट है, पी क्यू आर एस और टी, ये एस टी सेगमेंट है, ये एलिवेटेड मिलेगा इस छीमे की वजह से। क्लियर, पेन नहीं होगा आपके पास में, क्या होगा, केवल यहाँ पे इसी में चेंजेस आएंगे। अब क्या करते हैं देखो, यहाँ पे एंजाइना वाले मरीजों में सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन दोगे आप लोग। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन,
तो आप नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। कैसे दी जाती है देखो, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब जबान के नीचे रखी जाती है ना, अंडर टंग। ये क्या करती है, नाइट्रोग्लिसरीन वासोडाइलेशन करती है ना, कोरोनरी आर्टरी को क्या करती है, डायलेट करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो सके। आई बात समझ में। और एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कितनी दे सकते हैं, 15 मिनट में 3 टेबलेट दे सकते हैं अगर पेन रिलीव ना हो। 15 मिनट में 3 टेबलेट हर 5 मिनट के अंतराल से, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइट्रोग्लिसरीन की टेबलेट कितनी दी जा सकती है, 15 मिनट में 3, अगर पेन जो है रिलीव ना हो तो, है ना। बाकी तो क्या करते हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती है। देखो एंजियोप्लास्टी की जाती है, वहाँ से जो थ्रोम्बस है, जो वहाँ पे फैट और लिपिड जमा हो गया, उसको कुरच के निकाल दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी करते हैं, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जिसे कहेंगे। तो ये तो था एंजाइना पेक्टर। उसके बाद बात करता हूँ एमआई की, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हार्ट है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया था, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो किसको ब्लड सप्लाई नहीं पाएगी, मायोकार्डियम को। और मायोकार्डियम के जो टिश्यू है उनमें नेक्रोसिस होने लगेगा। जब किसी बड़े पार्ट में नेक्रोसिस हो जाता है, किसी भी टिश्यू के बड़े पार्ट में नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मायोकार्डियम के एक बड़े पार्ट में नेक्रोसिस हो जाएगा, और जब बड़े पार्ट में नेक्रोसिस हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, इन्फ्रैक्शन कहते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज द नेक्रोसिस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम। नेक्रोसिस ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के टिश्यू जो है डेड हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है टिश्यू की। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं। यहाँ पे आपके पास में अनस्टेबल एंजाइना रहेगा, क्लियर। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। आई बात समझ में। और इसके अंदर क्या होता है देखो, हार्ट अटैक आने के 72 आवर्स के अंदर, या तो 72 आवर्स को रिस्क पीरियड कहते हैं हम लोग, रिस्क पीरियड। इसमें डेथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। 72 आवर्स में डेथ होने के चांसेस होते हैं। अगर 72 आवर्स में डेथ ना हुई तो बचने के चांसेस रहेंगे ना। 72 आवर्स में डेथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो डेथ होती है किसकी वजह से होती है, अरिथमिया की वजह से। अरिथमिया का मतलब हार्ट की जो है धड़कन है, बिल्कुल जो है सीक्वेंस बिल्कुल क्या होती है, बिगड़ जाती है। जो हार्ट की जो धड़कन की जो रिदम है बिल्कुल ही बिगड़ जाती है, उसको बोलते हैं अरिथमिया। तो यहाँ पे जो एक्सपायर होगा मरीज, वो किसकी वजह से, अरिथमिया की वजह से। अब देखो मायोकार्डियम जब डैमेज हो जाएगी तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन कराती है, मायोकार्डियम कराती है। जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही नहीं होगा तो आपके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। आई बात समझ में। पेशेंट किस में जा सकता है, स्ट्रोक में चला जाएगा, और स्ट्रोक में जाने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। स्ट्रोक में जाने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपायर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में जो है ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो ईसीजी जब आप लोग देखोगे एमआई वाले की, तो यहाँ पे एक तो आपके इस्कीमिया की वजह से, हमेशा ध्यान रखना, इस्कीमिया की वजह से एसटी एलिवेशन दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो है एलिवेटेड टी वेव भी एलिवेटेड होगी, तीनों चीज़ें। और क्यू वेव प्रेजेंट होगी। क्यू वेव जब प्रेजेंट होती है हमेशा जब कोई ना कोई हार्ट में डिफॉर्मिटी हो। क्यू वेव एक तरह की एबनॉर्मल वेव है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तीनों एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि एमआई की ईसीजी में क्या चेंज है। एसटी एलिवेशन होता है, एलिवेशन ऑफ टी वेव, और आपके पास में एबनॉर्मल क्यू वेव। क्यू वेव दिखाई एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्यू वेव किस में दिखाई देती है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर। ये इतना सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यू वेव किस में दिखाई देती है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के अंदर। एसटी सेगमेंट एलिवेट रहेगा, टी वेव एलिवेट रहेगी, और क्यू वेव प्रेजेंट रहेगी। क्यू वेव प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आई बात समझ में। तो ये तो था आपके पास में सीएडी के बारे में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, तो
क्योंकि इसका टाइमिंग पूरा हो गया 40 मिनट का। इसके बाद में आपके बात करेंगे हम लोग वेन और आर्टरी में कौन कौन सी डिजीज होती है ना। तो तभी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आर्टरी एंड वेन, आर्टरी एंड वेन। सबसे पहले आर्टरी क्या होती है, देखो आर्टरी में ब्लड वेसल्स होती है, ध्यान रखना, जो हार्ट से निकलती है और ऑर्गन तक जाती है, उनको हम आर्टरी बोलते हैं। आई बात समझ में। और इनके अंदर जो ब्लड होता है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो है आपके पास है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां तक लेके जाती है, लंग्स तक। कहां तक लेके जाती है, लंग्स तक। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक आर्टरी ऐसी है जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी जितनी भी आर्टरी है सबके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पहली चीज, आर्टरी की जो दीवार होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है वो हार्ड होती है, ध्यान रखना। और लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी इज एओर्टा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, एओर्टा। आई बात समझ में। उसके बाद बात करता हूँ वेन की। वेन क्या होता है, देखो इधर देखेंगे, अंगों से हार्ट की तरफ जाने वाली, अंगों से हार्ट की तरफ जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उनको हम वेन कहते हैं। ऑर्गन टू हार्ट, ये ब्लड को किधर लेके जाती है, ब्लड ड्रेन करती है टू हार्ट। हार्ट को ब्लड जो है ड्रेन करती है, कहाँ से, ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाती है ब्लड को। जबकि आर्टरी क्या होती है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ लेके जाती है ब्लड को ना। वेन ऑर्गन से हार्ट की तरफ, आर्टरी हार्ट से ऑर्गन की तरफ। इसके अंदर जो ब्लड होता है, वेन के अंदर जो ब्लड होता है हमेशा वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। वेन में जो ब्लड होता है कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ध्यान रखना, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कौन सी वेन को छोड़ के, एक्सेप्शन, अपवाद, एक अपवाद है पल्मोनरी वेन को छोड़ के। पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से जो है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, किसके लिए, हार्ट के लिए। पल्मोनरी वेन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक लाना, लेफ्ट हार्ट तक लेके आना, लेफ्ट हार्ट में लाके डालती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लाके डालती है, लेफ्ट हार्ट में। तो वेन के बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे कि वेन जो है ब्लड को ड्रेन करती है ऑर्गन से और कहाँ पे डालती है, हार्ट के अंदर। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक वेन को छोड़ के, पल्मोनरी वेन को छोड़ के, बाकी सब में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ में। जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है आपके पास में, हमेशा ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट वेन आपके पास में इंफीरियर वेना के बाद, इंफीरियर वेना के बाद लार्जेस्ट वेन। आई बात समझ में, लार्जेस्ट वेन। और लॉन्गेस्ट की बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये तो लार्जेस्ट है, इंफीरियर वेना के बाद। तो लॉन्गेस्ट वेन की बात कर लें। देखो एक बार बता दूं, लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी इज इंफीरियर वेना के बाद। और लॉन्गेस्ट वेन, लंबी की बात कर रहे हैं ना, बड़ी की नहीं, लंबी की, ऑफ बॉडी, longest vein of the body is great saphenous vein, great saphenous
वेन इज लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। आई बात समझ में? तो ये था आर्टरी वेन। अब इनकी आर्टरी वेन के डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं ना। डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी एंड वेन, जिसको बोलेंगे ब्लड वेसल। आर्टरी और वेन दोनों को मिला के ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना है ना। और आर्टरी का जो एंड पार्ट होता है, सबसे एंड, वो कहलाता है आर्टरियोल, और वेन का जो सबसे एंड पार्ट होता है वो कहलाता है वेन्यूल। और इन दोनों को मिलाने वाला पार्ट, आर्टरियोल को, ये आर्टरी का एंड पार्ट और ये वेन का एंड पार्ट, इन दोनों को मिलाने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी, आगे बात समझ में? नेक्स्ट हमारे पास में डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी एंड वेन। डिसऑर्डर ऑफ आर्टरी एंड वेन। सबसे पहले वेन की बात कर लो। एक वेरिकोस वेन, एक होता है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन का मतलब होता है कि वेन है और वेरिकोस वेन में कहता है एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वेन इज नोन एज वेरिकोस वेन। आई बात समझ में? क्यों होता है? देखो, ये कोजेज ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहकर कोई भी कार्य करते हैं तो उनको वेरिकोस वेन होने के चांसेस होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रह के कार्य करेंगे तो उनको वेरिकोस वेन होने के चांसेस होंगे। एग्जाम में पूछा गया कि वेरिकोस वेन के अंदर जो है एबनॉर्मल डायलेशन कितना हो जाता है, आखिर कितना डायलेशन हो जाता है वेन का? तो मोर देन 3 सेंटीमीटर। जैसे मोर देन 3 सेंटीमीटर डायलेट हो गई वेन तो आप उसको क्या कहेंगे? एबनॉर्मल डायलेशन या वेरिकोस वेन। आई बात समझ में? अब इसके डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? देखो, वेनोग्राफी। वेनोग्राफी वेनोग्राफी का दूसरा नाम फेलोग्राफी भी है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर पूछा गया कि वेन को देखना क्या कहलाता है? फेलोग्राफी भी कहलाता है। क्लियर? अब इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? देखो, ट्रीटमेंट क्या है इसका? सबसे पहले एलिवेशन ऑफ द लेग टू डिक्रीज एडिमा। एलिवेशन ऑफ लेग को एलिवेट रखेंगे टू डिक्रीज एडिमा, एडिमा को कम करने के लिए। आई बात समझ में? और स्विमिंग करने के लिए बोलेंगे, अगर स्विमिंग करना आता है तो उसको एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन वाले मरीज के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? स्विमिंग, है ना। और इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? स्क्लेरोथेरेपी, वेन को जो टाइट कर देते हैं। स्क्लेरो का मतलब टाइट करना, स्क्लेरोथेरेपी, वेन को टाइट कर दिया जाता है ना। क्लियर? तो ये आपके पास में था वेरिकोस वेन। सेकंड आपके पास में डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान रखेंगे, इसके अंदर देखो जो कोज है मेनली 3 है, जिनको हम लोग ट्राइंगल से शो करते हैं। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कोज को ट्राइंगुलर से शो किया जाता है। और इस ट्राइंगुलर के अंदर 3 कोज होते हैं। एक तो वेनस स्टेसिस। वेनस स्टेसिस का मतलब जो वेन है उसकी दीवार का टाइट हो जाना। एक आपके पास में हाइपर कोगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड कोगुलेशन ज़्यादा हो जाना। हाइपर कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड जल्दी जल्दी जमना। 3 कारण है इसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस के। थ्रोम्बस बन जाता है वेन के अंदर।
या एंडोथीलियल इंजरी, एंडोथीलियल इंजरी है ना, 3 कारण की वजह से आपके पास में क्या हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और इन तीनों कारणों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, इन तीनों कारणों को इंक्लूड तौर पे क्या बोलते हैं, विरकोट्राइड। एग्जाम के अंदर पूछेंगे विरकोट्राइड किससे रिलेटेड है, डीवीटी से। विरकोट्राइड, विरकोट्राइड किससे रिलेटेड है, डीवीटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, आई बात समझ में। तो 3 कोज है डीवीटी के आपके पास में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब जो वेन होगी उसके अंदर क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोसिस बन जाता है। वेन के अंदर क्या बन जाता है, थ्रोम्बोसिस बन जाता है, आई बात समझ में। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे आप लोग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सब स्वेलिंग आ जाएगी, जिस जगह पे, जिस साइड के अंदर, जिस साइड की वेन में थ्रोम्बस बना है वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी। आई बात, रेडनेस हो जाएगा, जो एरिया है वो रेड हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म, आई बात समझ में। और फ्लेबाइटिस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, वेन का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आई बात समझ में। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, देखो डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और यहाँ पर एक साइन जो है पॉजिटिव आएंगे जिसको बोलेंगे होमान साइन। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं होमान साइन पॉजिटिव किस में दिखाई देता है, होमान साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। होमान साइन किस में पॉजिटिव दिखाई देता है, आपके डीवीटी के अंदर। अब इसमें होता क्या है, देखो द पेशेंट इज प्रोवाइडेड सुपाइन पोजिशन एंड डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द लेग has made if the patient pain at calf area it indicate Homan sign is positive। कहने का मतलब है पेशेंट को सुपाइन में पोजीशन में लेटाया जाता है और जो लेग है उसका डोर्सिफ्लेक्शन किया जाता है। लेग को डोर्सिफ्लेक्शन का मतलब जो सोल वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ फ्लेक्स किया जाता है, और जब सोल वाले पार्ट को वो ऊपर की तरफ फ्लेक्स करता है तो उसके पेन होता है काफ एरिया में। काफ मसल्स होती है आपके पास में, जिसको सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। काफ मसल्स को, ये बात बता दो आपको, काफ मसल्स को क्या कहा गया है, सेकेंड हार्ट। बहुत बार पूछा गया है, सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी इज काफ मसल्स, जो कि क्या करती है, ब्लड को ड्रेन करने में सहायक होती है। उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड कहाँ जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटी से आपके हार्ट तक पहुंचता है। तो होमन साइन के अंदर जो है पेन फील होता है काफ मसल में, कब, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दो, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दो सबसे पहली चीज। दूसरा, फिर उसको डोर्सिफ्लेक्शन के लिए कहो, डोर्सिफ्लेक्शन के लिए कहेंगे, जो उसका सोल है उसको ऊपर की तरफ करने के लिए कहेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन को लिए कहेंगे। जैसे वो डोर्सिफ्लेक्शन करेगा काफ मसल में पेन होगा, काफ मसल में क्या होगा, पेन, और काफ मसल में पेन होगा तो इसका मतलब होमन साइन क्या है, पॉजिटिव। और होमन साइन पॉजिटिव किसमें दिखाई देता है आपके, बताओ, डीवीटी के अंदर। किसमें दिखाई देता है, डीवीटी के अंदर, आई बात समझ में। अब इसके लिए क्या करते हैं, देखो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर जो है, मैंने कहा मेडिकल मैनेजमेंट तो होता ही है, सर्जिकल मैनेजमेंट मेन जो इफेक्टिव है, आई बात समझ में। और अगर डीवीटी को रोकना है तो जो पेशेंट है आपके, ज़्यादातर किस्म होता है जो सर्जिकल पेशेंट, लॉन्ग बेड रिडन पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टाइम तक जो है बेड पे पड़े रहते हैं, उन पेशेंटों के अंदर होने के चांसेस होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बेड रिडन पेशेंट में डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए, तो वहाँ पे राइट आंसर था लेग एक्सरसाइज। लेग एक्सरसाइज करना चाहिए। देखो लेग एक्सरसाइज 2 काम आएगी आपके, कोई मरीज जब बहुत दिनों से बेड पे लेटा हुआ है तो उसको लेग एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, तो एक तो वो डीवीटी से रोकेगी, दूसरा जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो पाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को रोकने के लिए और डीवीटी को रोकने के लिए जो है मरीजों को लेग एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। एक आपने ये भी सुना होगा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो भी आपके बेड रिडन क्लाइंट होते हैं, बहुत दिनों से बेड पे हैं, तो उनको हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए कि लंग्स कोलेप्स ना हो, एटलेक्टेसिस को रोकने के लिए, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एटलेक्टेसिस, कोलेप्स ऑफ द लंग्स। लंग्स को कोलेप्स होने से रोकने के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाती है, जबकि आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी को रोकने के लिए लेग एक्सरसाइज की जाती है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, लेग एक्सरसाइज एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। क्लियर।
तो ये हमारे पास डीवीटी था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एन्यूरिज्म की, है ना। क्या होता है देखो एन्यूरिज्म, अब तक हम वेन की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी में एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। आई बात समझ में। आर्टरी का एबनॉर्मल डायलेशन क्या कहलाता है, आपके एन्यूरिज्म कहलाता है। अब देखो मोस्टली कहां पर दिखाई देता है एन्यूरिज्म, ये बात ध्यान देने वाली है कि मोस्ट कॉमन कहां पे, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म, ये हमेशा ज्यादातर कहां दिखाई जाए, एब्डोमिनल एरोटा पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एब्डोमन में जो एरोटा का पार्ट पाया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं एब्डोमिनल एरोटा में। ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज कि इसका जो है आपके पास में मोस्ट कॉमन कोज क्या है एन्यूरिज्म का, ये भी बहुत बार पूछते हैं। मोस्ट कॉमन साइट समझ में आ गई, एब्डोमिनल एरोटा पे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एन्यूरिज्म, एब्नॉर्मल डायलेशन ऑफ द आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। सबसे ज्यादा कहां पे होता है, एब्डोमिनल एरोटा में। और मोस्ट कॉमन कोज है एन्यूरिज्म का एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपकी आर्टरी है उसमें जो है लिपिड या फैट जमा हो जाना, उसी की वजह से एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन्यूरिज्म। एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्लियर है, क्लियर। तो आपके पास में देखो ये एन्यूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक और, रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है छोटा सा क्वेश्चन के बारे में। रेनॉल्ड डिजीज क्या होती है देखो, रेनॉल्ड डिजीज का मतलब होता है कि आपकी जो आर्टरीज होती है, स्मॉल आर्टरीज होती है या आर्टियोल्स होते हैं, ठंडी की वजह से उनमें स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड डिजीज। आई बात समझ में। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन बहुत बार पूछा गया है, या वासोस्पाज्म ऑफ किसका, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन या वासोस्पाज्म किसका, आर्टरी का या आर्ट्रियोल का। आर्ट्रियोल भी जानते हो ना आप लोग, एंड पार्ट ऑफ द आर्टरी इज नोन एज आर्ट्रियोल। किसकी वजह से, कोल्ड की वजह से। कोल्ड की वजह से वासोकॉन्स्ट्रिक्शन और वासोस्पाज्म हो जाना किसका, आर्टरी का या आर्ट्रियोल का, उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड डिजीज। आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, जैसे कि मान के लो हाथ ही मान लो, ये आपका हाथ है, यहाँ की जो आर्टरी है उसका जो है कोल्ड की वजह से वासोस्पाज्म हो गया। अब यहाँ आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो जो फर्स्ट साइन दिखाई देगा, फर्स्ट साइन ऑफ द रेनॉल्ड डिजीज इज पेलर। पेलर का मतलब वहां पे जो है कलर चेंज हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा ना। आई बात समझ में। जो आपकी पाम है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो पेल कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का सा हो जाएगा वो। क्लियर। तो एन्यूरिज्म वाले मरीज को देखो आप हमेशा वासोडायलेटरी ड्रग्स देते हैं। कौन सी ड्रग्स, ड्रग्स कौन सी देंगे, वासोडायलेशन करने वाली, क्योंकि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो वासोडायलेशन के लिए आप लोग देखो, एक तो उसको वार्म एनवायरनमेंट देंगे, दूसरा आपको नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी देंगे। एनटीजी भी क्या करती है, वासोडायलेशन करती है। क्या करती है, वासोडायलेशन। क्लियर है, क्लियर है आपके माइंड में ये चीज। तो ये आपके पास में क्या हुआ, एन्यूरिज्म, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं।
तो देखो इस तरीके से हम लोग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इनमें से जो मोस्टली आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा जहाँ तक है। तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे देखो इन सब चीज़ों को, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे ना।